दोस्तों अक्टूबर 1982 अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों के बीच एक रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट जोसेफ फारमैन कुछ मेजरमेंट्स ले रहे थे। ये मेजर कर रहे थे अर्थ में मौजूद ओजोन की अमाउंट एक मशीन के जरिए। अचानक से ये मशीन एक रीडिंग देती है जो बड़ी अजीब होती है। इसके मुताबिक एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की अमाउंट 40% कम हो चुकी है। जोसेफ फारमैन ये देख के हैरान नहीं होते। इन्हें लगता है कि इतनी अजीबोगरीब नंबर ओजोन 40% कम हो ही नहीं सकता। यकीनन इनकी मशीन में ही मसला होगा। वैसे भी मशीन काफी पुरानी हो चुकी है। इन्हें लगता है कि अगर सच में ओजोन की अमाउंट इतनी कम हुई होती तो पक्का नासा की हजारों सैटेलाइट इसे डिटेक्ट कर लेती। तो जोसेफ फारमैन अपना सामान बांधकर वापस अपने टाउन चले गए, लेकिन दोबारा अगले साल 1983 अक्टूबर को वो वापस आए और इस वक्त वो अपने साथ एक न्यू मशीन लेकर आए और मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर दी। और रीडिंग के मुताबिक इस बार ओजोन की अमाउंट पिछले साल से और ज्यादा कम हो चुकी थी। जोसेफ फारमैन को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह की रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन्होंने दोबारा वही सोचा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो नासा की एजेंसीज इसे डिटेक्ट कर लेती। और दोबारा इन्होंने अपना सामान बांधा और वापस घर चले गए। और दोबारा से अगले साल अक्टूबर 1984 को जब वो अपने काम पर वापस आए तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार ये रीडिंग किसी और रिसर्च स्टेशन से लेंगे। और फिर ये अपने ओरिजिनल रिसर्च स्टेशन से 1000 माइल्स दूर चले गए। इन्होंने अपनी मशीन को रीडिंग के लिए सेटअप किया और मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर दी। और इन्हें पता चला कि ओजोन लेवल पिछले साल से और कम हो चुका है और इन्हें एहसास हुआ कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जोसेफ फारमैन सारे एविडेंस के साथ नासा के पास चले गए और फिर दुनिया को पता चला ओजोन होल के बारे में जो अंटार्कटिका के ऊपर है। और सरप्राइजिंगली ये होल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। और जब वो अपने सैटेलाइट डेटा के पास गए तो इन्हें कुछ फोटोज मिली। 1979 में सब कुछ नॉर्मल था। 1980 में और 1981 में चीजें ब्लू कन्वर्ट होना शुरू हो गई। 1982 में एक प्रॉपर होल विजिबल होने लगा। 1983 में होल थोड़ा और बड़ा हो गया। 1984 में ओजोन होल और ज्यादा बड़ा हो गया। इस खबर को सुन के दुनिया में खलबली मच गई। और अगर फिजा से ओजोन लेयर खत्म होती रही तो ये एक खौफनाक वाकया होगा। जमीन पर मौजूद तमाम इंसान, जानवरों और परिंदों के लिए एक निहायत ही खौफनाक खबर है, क्योंकि अगर ओजोन खत्म हो जाए तो जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से ये ओजोन लेयर में होल बड़ा होता जा रहा था, ये पेशगोई की गई थी कि 2050 तक ये दुनिया खत्म हो जाएगी। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. Ozone depletion is not a natural thing. It stems from human emissions of chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs. तो दोस्तों मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद एहसन। दोस्तों इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, सबसे पहले ओजोन लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, ओजोन एक गैस है। इसका केमिकल फॉर्मूला O3 है और ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2 है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। दोस्तों तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, अर्थ पर एक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक जोन है जो तकरीबन 15 to 35 किलोमीटर ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ है। अर्थ में मौजूद 90% ओजोन इसी एरिया में पाया जाता है। सरफेस से तकरीबन 32 किलोमीटर ऊपर सबसे ज्यादा ओजोन कंसेंट्रेशन पाई जाती है, जो कि 0.0015% है। ये कोई बड़ा नंबर तो नहीं है। ये गैस एटमॉस्फेयर में काफी कम अमाउंट में होती है, लेकिन इतनी कम अमाउंट भी अर्थ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओजोन एक्चुअली में ऑक्सीजन से ही बनता है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती हैं, एक काफी सिंपल केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। और ये अलग हुए एटम्स जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिक्स होते हैं तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। O2 + O = O3। और यहाँ पर एक कांस्टेंट साइकिल है जो देखने को मिलता है। अक्सर ओजोन के मॉलिक्यूल्स भी उस ऑक्सीजन के एक एटम से टकरा जाते हैं और दोबारा से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है। इन दोनों रिएक्शन की एक साइकिल चलती रहती है
और इसे कहा जाता है चैपमैन साइकिल। ये नाम रखा गया है साइंटिस्ट सिडनी चैपमैन के ऊपर, जिन्होंने पहली बार मई 1929 में इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। इस रिएक्शन को फोटो डिसोसिएशन और फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो यानी लाइट और डिसोसिएशन यानी स्प्लिट अप, लाइट की वजह से एटम्स का स्प्लिट अप होना। ओजोन लेयर मेनली मानी जाती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज, यूवी रेज से बचने के लिए। यूवी रेज की वजह से हमें सनबर्न हो सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है और स्किन और आई कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के खत्म होने की। तो आप समझ सकते हो ये खतरा कितना ज्यादा है। यूवीसी रेडिएशन अर्थ तक पहुंच सकती हैं और हार्मफुल रेडिएशन भी अर्थ तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों यही रीजन है कि आज से 600 मिलियन ईयर पहले जब ओजोन लेयर की फॉर्मेशन नहीं हुई थी तो जमीन पर जिंदगी समंदर में इतनी गहराई में थी ताकि हार्मफुल रेडिएशन इस तक ना पहुंच सके, लेकिन फोटोसिंथेसिस अब भी पॉसिबल थी। लेकिन जब जिंदगी पानी से निकलकर जमीन पर उतरी एवोल्यूशन की वजह से, इसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं ओजोन को ही जाता है। ओजोन के आने के बाद ही कई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समंदर में कम डेप्थ पर रह पाए। वहां पर उन्हें ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर मिला और धीरे धीरे वो जमीन पर आ पाए। अब बात कर लेते हैं अपनी उसी स्टोरी की जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताई थी। अगस्त 1985 में ये पहला नक्शा दिखाया जाता है दुनिया को ओजोन होल का, कि ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर दिख कैसे रहा है। इस नक्शे में नीचे मेजरमेंट डॉब्सन यूनिट में लिखी गई है। जैसा मैंने बताया 300 से 500 मेजरमेंट नॉर्मल थी ओजोन लेयर की थिकनेस की, लेकिन आप मिडल ऑफ द ओजोन होल देख सकते हो कि ये मेजरमेंट 200 डॉब्सन यूनिट गिर चुकी थी। कुछ जगहों पर 180 डॉब्सन यूनिट टच कर रही थी। अब जब आपने इसके पीछे का पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड समझ लिया है तो आप जान सकते हैं कि ओजोन होल एक्चुअली में होल नहीं है, ये बल्कि एक मेटाफोरिकल तरीका है बताने के लिए कि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा थिन हो गई है, जिसको हम ओजोन होल कहते हैं। वो ओजोन होल की थिकनेस है जो कम हो गई है। लेकिन सवाल है कि अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों ओजोन होल फॉर्म हो रहा है। इसके पीछे कई रीजंस बताए गए हैं। पहला तो ये कि हवा जो ऊपर की तरफ जाती है वो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ कन्वर्ज हो जाती है। तो ओजोन लेयर का खत्म होना सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर ही देखा गया, बल्कि आर्कटिक के ऊपर भी देखा गया। लेकिन इस पूरी कहानी में अच्छी न्यूज है कि पॉलिटिशियन की तरफ से एक्शन लिया जाता है। 1985 की इस फाइंडिंग के बाद 1986 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। एक ट्रीटी को बनाने का काम किया जाता है। दुनिया भर में CFCs को बैन करने के लिए साल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो फोर्स में आता है। दुनिया की हिस्ट्री में पहली यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी बन जाती है जिसको दुनिया का हर कंट्री साइन करता है। इसके चलते CFCs को रिप्लेस किया जाता है HFCs के बदले, जिनका एक बुरा असर नहीं पड़ता ओजोन लेयर पर, लेकिन फिर भी एक बड़ा ओजोन होल अंटार्कटिका में मिलता है। और फिर 99% CFCs दुनिया के सारे कंट्रीज मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं। ये इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। शायद 5 से 10 सालों के अंदर प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया गया और दुनिया के सारे कंट्री में इसके सोल्यूशन पर काम शुरू कर दिया गया और आज इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। ओजोन होल छोटा होता जा रहा है। इस पूरी कहानी से एक लेसन सीखने को मिलता है कि अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर दुनिया की प्रॉब्लम्स का सामना करें तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोर्स कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर देना।